बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू याज अकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और इसके जो मेन टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 1 में वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइजेज है इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक्सरसाइजेज में एग्जाम के लिए वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का टाइटल क्या है और एक्सरसाइज 1.1 के जो मेन टॉपिक्स है वो क्या है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है वो है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस जो है ये जमा है और इसका जो वाहिद है वो क्या है, मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि मैट्रिक्स एक को कहते हैं और मैट्रिसेस ज़्यादा को कहते हैं। अब आते हैं कि मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन किस तरह हुआ कि एक ऐसा अरेंजमेंट, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर रियल नंबर हो, ठीक है, और वो क्या हो, अनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। अब आते हैं कि मैट्रिक्स में हम रो के किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, इसको हम कहते हैं रो, और इसको हम क्या कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं कॉलम। मैट्रिक्स में रो और कॉलम हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर रियल नंबर होता है और अनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम। इधर अगर आप देखें तो एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है हॉरिजॉन्टल, तो इसमें दो रो है और इसमें दो कॉलम है। रो और कॉलम मैट्रिक्स में हम किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को स्टूडेंट्स हम कॉलम कहते हैं। ये तो रो और कॉलम हो गए मैट्रिक्स। इस तरह नेक्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, इधर अगर आप इसको देखें तो ऑर्डर हम किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। इधर आप देखें, रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स सपोज n से। अब इधर अगर आप देखें तो इसमें कितने रोज हैं, एक रो ये और एक रो ये, तो ये हो गए 2, ठीक है, और इसमें कॉलम कितने हैं, 2, तो ये क्या हो गए 2/2। इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रोज है मल्टीप्लाई जितने कॉलम, इसको हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर क्या हुआ इस मैट्रिक्स का, 2/2, ठीक है। इस तरह अगर इसको आप देखें तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/3, इधर लिखा हुआ है, ठीक है, 2/3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब 2 मैट्रिक्स हम इसको कब इक्वल कहेंगे, तो इसका डिफिनीशन स्टूडेंट्स इस तरह है कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उसका सबसे पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम हो। पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर, और दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें जो एलिमेंट है वो सेम हो। एलिमेंट हम किसको कहते हैं, इधर देखें, ये 2 क्या है, ये इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट। मैट्रिक्स में एलिमेंट हम किसको कहते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब इक्वल 2 मैट्रिक्स कब होंगे, जब एक इसका ऑर्डर सेम हो और दूसरा जो एलिमेंट्स है, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो सेम हो। इस एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इक्वल मैट्रिक्स का आइडिया समझ आ जाएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं तो 1.1 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये MCQs टाइप है, ठीक है। ये क्या है, ये MCQs टाइप है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, तो स्क्वायर वो मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें तो ये क्या कहते हैं कि इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कौन से है, तो ये क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम, ये स्क्वायर हो गया।
अब ये 2 रोज और 3 कॉलम ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। इधर अगर आप देखें तो 3 रोज और 3 कॉलम ये भी क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कौन से मैट्रिक्स होंगे, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो, और रेक्टेंगुलर कौन से होंगे, जिसमें इक्वल नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें ये आपको ये बता रहा है कि ये क्या आप करें कि इसका ऑर्डर बताएं। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये 2 रोज और 3 कॉलम 2/3। ये क्या है, 1 रो 1 कॉलम 1/1। ये क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम 2/3। इस तरह अगर इसको आप देखें तो 3 रोज और 2 कॉलम 3/2। ये क्या है, 1 रो और 2 कॉलम 1/2। तो इस तरह आप ऑर्डर इसको बता दें। इस तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इज दिस गिव द फॉलोइंग एलिमेंट। ये एलिमेंट आप बताएं। अब A1 2 का क्या मतलब कि फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम ये वाला है, कहता है A1 2 कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो में ये होगा। 1 का क्या मतलब फर्स्ट रो, और 2 का क्या मतलब सेकंड कॉलम, तो ये 2 हो गया। इस तरह A2 3, 2 का क्या मतलब सेकंड रो, और 3 का क्या मतलब थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो गया 0। इस तरह A3 2, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या हो गया 1। A4 3, फोर्थ रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम, तो ये 6 हो गया। तो इस तरह आप एलिमेंट बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इसमें कौन से मैट्रिसेस इक्वल है, तो इसको अगर आप देखें, इक्वल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, जिसका ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। इधर अगर आप देखें तो ये दोनों, इसका ऑर्डर तो सेम है। अब इधर इस एलिमेंट को देखें, 2 2 5 5 1 4, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। इधर 1 है, ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, 4 और 1 डिफरेंट है। अब इधर देखें ए और सी को, ये हो गया 1 + 1 2, 2 और 2 5, 3 + 2 5 5, और 4 ये क्या है 1, तो ये भी सेम नहीं है। इस ए और डी को देखें, 2 2 5 4 + 1 5 1 1 3 3, सो ए और डी सेम है, ये इक्वल है, और बी और सी इक्वल है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन ये होगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट ए इज दिस, बी इज दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू वी एंड वी आर एग। अब ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि इधर हम इस यू वी डब्ल्यू की जगह कौन सी वैल्यूज पुट करें ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये ऑर्डर तो सेम है। अब 2 वी की जगह हम 2 पुट करेंगे, यू 5 है इधर, तो इधर 5 पुट करेंगे, और ये क्या है 0, तो डब्ल्यू की जगह 0, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, इधर देखें, ये पहले अगर हम x को फाइंड करें तो x + 3 = क्या पुट करेंगे 0। इस करस्पॉन्डिंग जगह पे क्या है 0, तो x की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x हमारे साथ फाइंड हो जाएगा -3। तो इस तरह आप ये वैल्यूज फाइंड करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट क्वेश्चन, वो ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी और डी। तो ये इस तरह, इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे, a + b = -1, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 2 इक्वेशन बनाएंगे, उसको आपस में ऐड करेंगे तो एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस सारों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट है रो मैट्रिसेस। वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको किसको कहेंगे, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नहीं हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जिसका क्या हो, जिसके डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके इस डायगोनल में नॉन जीरो हो और इधर क्या हो सारे जीरो। इधर अगर आप देखें तो इसमें नॉन जीरो और इधर सारे जीरो, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम स्टूडेंट किसको कहते हैं, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है।
इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 हो, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरह करते हैं कि इंटरचेंज करते हैं किसको, कॉलम्स और रो को, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम स्टूडेंट्स किसको कहते हैं, जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, लेट्स सपोज ए का, और वो वापस ए आ जाए तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट हम किसको कहते हैं, अगर एक मैट्रिक्स है और इसका हम ट्रांसपोज ले और वो माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ हम आ जाए स्टूडेंट्स, अगर इस एक्सरसाइज को आप देखें तो ये एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये क्या है रो, ये क्या है रो। अब इसको हम इंटरचेंज करेंगे कॉलम में, किस तरह, इससे कॉलम बनाएंगे तो ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 1, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। सो ट्रांसपोज तो आसान है, ये एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, इसमें आपने ये देखना है कि कौन से एक दूसरे के ट्रांसपोज है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, लेट्स सपोज ए का, अगर ये वापस ए आ जाए तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक, अगर वापस ए ना जाए तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आप ए लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज ले और वो माइनस ए के बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 MCQs टाइप है, 1.2 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को आप कब ऐड करोगे, जब इसका ऑर्डर सेम होगा दोनों का, ये और ये, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी 2/2। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। देन आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर आप किस तरह मल्टीप्लाई करोगे, तो इस 2 को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू 4 जार 8, 2 0 जार 0, ठीक है, 2 1 जार 2 और 2 -9 जार -18, ठीक है। इस एक रियल नंबर को आप जब एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह इन सारे एलिमेंट्स के साथ आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, और ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है आप मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, कम्यूटेटिव वाला है, एसोसिएटिव वाला है। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। तो 1.3 में स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस 3 से लेकर जो 8 तक है ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब 3 क्या है कि फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 4x इज इक्वल टू, देन आपने क्या करना है, इस 4 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, आपने सिंपल इस पर डिवाइड करना है और देन सारों एलिमेंट पे 4 को डिवाइड करना है। इस तरह 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, तो आपके साथ x फाइंड हो जाएगा। इस तरह जो 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम। इस तरह स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, ठीक है, और 12 ये रिलेटेड है जो एसोसिएटिव वाला मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव वाला, इससे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडिटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, वो है -3। एडिटिव इनवर्स हम किसको कहते हैं, 0 को। अब 3 - 3 क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट के साथ आप उसका अपोजिट जब ऐड करोगे तो उससे क्या आ जाएगा 0, और 0 को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -3, 4 का -4, 6 का -6 और 2 का -2। इस तरह a का -a का +a, b का -b, -c का +c, a का -a और -b का +b। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स जिसका अपोजिट होता है, और ये भी एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़रूर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है ये है रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन।
ये स्टूडेंट्स आपने जहन में ये एक बात याद रखनी है कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, जो कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम की तादाद है दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद उसमें इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब कि लेट्स सपोज ए नंबर मैट्रिक्स है और इसमें कितने कॉलम्स हैं? 2। तो दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितने होंगे? 2। तो शर्त जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है वो क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रो की तादाद इक्वल होंगी, तो तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 1.4 इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप इसमें आपने क्या देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मौजू है। तो इधर अगर आप देखें तो ए नंबर मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 1। आप बी नंबर मैट्रिक्स में रोज कितने हैं? 1। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक कॉलम इसमें एक रो। अब सी और डी को आप देखें तो कितने कॉलम है? 2। रो कितने हैं? 1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है। इस तरह ये 1 कॉलम और ये 1 रो, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सही है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि फर्स्ट नंबर मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रो की तादाद इक्वल होनी चाहिए। इस तरह ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, फाइंड ए एंड बी इफ ए एंड बी इज पॉसिबल टू फाइंड ए बी। सो कितने कॉलम्स हैं? 2। कितने रोज है? 2। यस पॉसिबल। इज पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब इधर देखें 1 कॉलम, ठीक है, 1 रो, नॉट पॉसिबल। ठीक है। फाइंड पॉसिबल प्रोडक्ट, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब गिवन दैट ए फाइंड ए बी एंड सी डी, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन। सही है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। और इसमें जो ये क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे फर्स्ट ये 2 से लेकर 7 तक। अब ये तो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। वेरिफिकेशन है, ये सिंपल जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ है वगैरह, ये वो है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 भी इंपॉर्टेंट है और 12। सो एग्जाम की रूप से अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1.4 को देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए, और इससे ज़रूर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.5। तो 1.5 जो है स्टूडेंट्स ये है रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट। ठीक है। एडजॉइंट एंड इनवर्स से रिलेटेड। अब डिटर्मिनेंट हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम इस तरह फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है, तो इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको, तो इससे जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? अगर डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 आ जाए तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 के अलावा आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे? इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा आंसर उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। सिंगुलर जब 0 डिटर्मिनेंट आ जाए, नॉन सिंगुलर जो 0 के अलावा आ जाए। अब आते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? तो सिंपल आप क्या करोगे, इस डायगोनल, ये जो मैट्रिक्स है इस डायगोनल के प्लेसेस चेंज करोगे। इधर देखिए ए की जगह डी आ गया ये वाला, और ये ए इस डी की जगह आ जाएगा ये, और इस डायगोनल का साइन चेंज करोगे, ये माइनस सी और ये माइनस बी हो गया। एडजॉइंट किस तरह फाइंड करोगे मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स? इस डायगोनल के प्लेसेस चेंज, इस डायगोनल का साइन चेंज, तो इसको हम कहते हैं एडजॉइंट पे मैट्रिक्स। नेक्स्ट इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? तो इनवर्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट। अब इनवर्स तब फाइंड होगा जब हमारे साथ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0 के अलावा। क्यों? इधर आप देखें जो इनवर्स है स्टूडेंट्स ये किसके बराबर है? एडजॉइंट पे डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट।
अगर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट हमारे साथ जीरो आ जाए मतलब सिंगुलर, तो फिर क्या है, ये इन्वर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इन्वर्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ ये है कि जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, तो वो हम फिर इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इन्वर्स का जो फार्मूला है वो क्या है, एडजॉइंट पे डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट पे। मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देन डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हुआ तो मतलब है कि इन्वर्स फाइंड हो सकता है, अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर हुआ तो इन्वर्स नहीं फाइंड हो सकता। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइंड डिटर्मिनेंट, तो ये तो ईजी है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। जीरो को सिंगुलर, जब डिटर्मिनेंट जीरो हो तो सिंगुलर, जब डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो नॉन सिंगुलर, तो ये आसान है। फाइंड एडजॉइंट, इसके प्लेसेस चेंज, इसके साइन चेंज। ठीक है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इन्वर्स किस तरह फाइंड करोगे, इन्वर्स फाइंड करने के लिए और एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट को हम क्या कहते हैं, तो इन्वर्स इस तरह आप इन्वर्स फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी 5 और 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस तरह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 1.6 में क्या है, एक सॉल्यूशन है ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम जो इक्वेशंस है इसको हम फाइंड करेंगे, एक इन्वर्जन मेथड है और एक क्या है, क्रेमर रूल। ठीक है, इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर रूल, इससे तो ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। इन्वर्जन और क्रेमर से क्या आता है, ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इन्वर्जन मेथड को हम यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह, एक इक्वेशन ये है, लेट्स सपोज इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका इस तरह करेंगे कि इस इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है -3। इसी तरह इसमें x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट 1, तो ये इस तरह हम लिखेंगे और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम क्या किसको बनाएंगे, जो अननोन है x और y, ये वाला हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है, इक्वल टू 0 और ये क्या है, इक्वल टू 7। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स ये बन गया। अब ये मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स को नाम देंगे A, इसको नाम देंगे x, इसको नाम देंगे B। हम फाइंड क्या करेंगे, x और y की वैल्यू किस तरह देंगे। सबसे पहले A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड करके ये नॉन सिंगुलर हुआ, मतलब ये क्या है 7 नॉन सिंगुलर, और अगर 0 हुआ तो इन्वर्स इसका फाइंड नहीं हो सकता, देन इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो ये इन्वर्स फाइंड हो सकता है, मतलब वैल्यूज फाइंड हो सकती है। तो ये 7 है, मतलब इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है। किस तरह देखिए, इन्वर्स जो है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट किस तरह लेंगे, इधर देखिए, ये प्लेसेस चेंज, ये साइन चेंज। ठीक है, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट जो कि 7 है। नेक्स्ट ये है a मल्टीप्लाई एक्स, a ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई x ये मैट्रिक्स, इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। अब x को फाइंड करने के लिए x इधर रह जाएगा और a इधर आ जाएगा, तो a इनवर्स हो जाएगा। किस तरह, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा, इसको इक्वेशन के इधर इस साइड पे अगर हम लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये जो हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है, तो a इनवर्स मल्टीप्लाई b। अब a इनवर्स हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स की जगह हम ये फुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 7 और ये मल्टीप्लाई 0 और 7। सिंपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये हमारे साथ ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 7, इसको अंदर शिफ्ट करके हमारे साथ आंसर आ गया 3 और 1। अब इधर देखें, जो x है ये लार्ज वाला x, ये कौन सा मैट्रिक्स है, x एंड y, तो x की वैल्यू आ गई क्या 3 और y की वैल्यू आ गई क्या 1, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इन्वर्जन मेथड सिंपल आप क्या करोगे, पहले मैट्रिक्सेस बनाएंगे a, x एंड b, देन जो a है इसका इन्वर्स फाइंड करोगे। क्यों, क्योंकि जो a है ये इक्वेशन के उस साइड पे चले जाएगा और ये इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स फाइंड करोगे और सिंपल दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपके साथ x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया इन्वर्जन मेथड। इस इन्वर्जन मेथड से और क्रेमर रूल से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स।
इस तरह स्टूडेंट्स क्रेमर रूल से हम किस तरह इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखें। लेट्स सपोज हमारे साथ ये एग्जांपल है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -2, इस तरह 3 और 1, x, y एंड 1/10, ये तीसरा मैट्रिक्स हो गया। इसको नाम देंगे उस तरह a, x एंड b। ठीक है, आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट यस, और ये क्या होना चाहिए, ये नॉन सिंगुलर। इस तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस a मैट्रिक्स में आप जो फर्स्ट कॉलम है 1/3, इसकी जगह क्या लिखोगे, b मैट्रिक्स के जो डिजिट्स है वो, और वो क्या है 1 और 10। ठीक है, 1 एंड 10। इधर देखिए, a मैट्रिक्स को आप रिप्लेस करोगे किस तरह, फर्स्ट कॉलम में b मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, और इसको आप नाम देंगे ax, 1 और 10, और ये -2 और 1 अपनी जगह पे आ गया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये 21 हो गया। अब x को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, ax डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट, तो इससे आपको x आ जाएगा। ay जो है ये आप किस तरह बनाओगे, जो सेकंड कॉलम है इसको रिप्लेस करोगे b के एलिमेंट से, तो ये 1 3 अपनी जगह पे और 1 10 b किया गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये आ गया, y जो है a y डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a के बराबर, तो इससे आपको ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप क्रेमर रूल पे क्वेश्चन करोगे कि ठीक है सॉल्व किस तरह। इधर देखिए, इससे सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, देन a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ax जो है फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करोगे b से और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। ठीक है, देन x जो है ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a, और ay को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करोगे b से। ठीक है, और देन y जो है ये बराबर है a y डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a, तो आपके साथ आंसर आ जाएगा x और y। तो क्रेमर रूल और इन्वर्जन मेथड से भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने ज़रूर समझना है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेज और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा। मैंने ऑलरेडी इस पे जो है लेक्चर्स बनाए हुए हैं,